हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने अपना सेक्शन 1.1 देखा था। अब आज शुरुआत करेंगे सेक्शन 1.2 की। सेक्शन 1.2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रो रिडक्शन, एंड एक्लेन फॉर्म। रो रिडक्शन तो खैर हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्लेन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो देखो, एक्लेन फॉर्म के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। पहला कंडीशन कि कोई भी अगर ज़ीरो रो है, ज़ीरो रो आप समझ सकते हो, ज़ीरो रो जिसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो। तो ज़ीरो रो must be always below non-zero row, मतलब हमेशा नॉन ज़ीरो रो के नीचे ही रहेगा ज़ीरो रो। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। और ईच लीडिंग एंट्री ऑफ न्यू रो must be on right of previous row leading entry। यानी अगर प्रीवियस रो का लीडिंग एंट्री अगर सपोज करो कॉलम 1 में मिल रहा है, तो नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री किस में मिलेगी, रो कॉलम 2 में या 3 में या 4 में चल सकता है, लेकिन सेम टू सेम नीचे नहीं होना चाहिए। फिर all entries below leading entry must be zero only। leading entry must be only zero। नॉन ज़ीरो मतलब लीडिंग एंट्री के नीचे सब क्या होने चाहिए बताओ, ज़ीरो होने चाहिए। ये है एक्लेन फॉर्म। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म। रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म इसमें है ऑल थ्री मस्ट बी देयर। ऑल थ्री प्रॉपर्टीज जो ऊपर मैंने बताई है वो सब तो लगनी ही चाहिए, मस्ट प्रिवेल। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि लीडिंग एंट्री मस्ट बी वन, जबकि एक्लेन फॉर्म में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। लीडिंग एंट्री वन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसमें लीडिंग एंट्री मस्ट बी वन ओनली। और एक्लेन फॉर्म में था कि लीडिंग एंट्री के नीचे ज़ीरो होने चाहिए, ऊपर के बारे में कुछ नहीं था। यहाँ क्या है कि ऑल एलिमेंट्स इन अ कॉलम जिसमें लीडिंग एंट्री है, इन अ कॉलम ऑफ लीडिंग एंट्री मस्ट बी ज़ीरो एक्सेप्ट लीडिंग एंट्री, मतलब ऊपर और नीचे सब ज़ीरो होने चाहिए। एक्लेन फॉर्म में खाली नीचे नीचे ज़ीरो की बात हो रही थी, रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म में ऊपर भी ज़ीरो होगा और नीचे भी ज़ीरो होगा। तो जब तक कुछ एग्जाम्पल हम लोग नहीं देखेंगे ना, समझ में नहीं आएगा। तो चलो आपके एक्सरसाइज से ही 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेते हैं, जिसमें पहचानना है हमें। आप देख सकते हो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। इसमें इन्होंने कहा इन एक्सरसाइज 1 and 2 डिटरमाइन विच मैट्रिसेस आर इन रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म एंड विच अदर्स आर ओनली इन एक्लेन फॉर्म। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला वाला देखना जरा, 1 0 0 0 0 1, इसमें कोई ज़ीरो रो है नहीं। पहला रो का लीडिंग एंट्री 1 फर्स्ट कॉलम में, अच्छी बात है, उसके नीचे सब ज़ीरो है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रो का लीडिंग एंट्री नॉन जीरो एंट्री क्या है बताओ? 1 है। और ये 1 पहले वाले 1 से राइट में है, चलो अच्छी बात है। थर्ड वाले रो का लीडिंग एंट्री 1 है, ये इसके राइट में है, ठीक है। ये तीनों लीडिंग एंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के क्या है बताओ? राइट में ही है। ये 1 रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 रह सकता है, ये 1 रह सकता है, ये लीडिंग एंट्री का कॉलम है ही नहीं। अब देखो जरा, लीडिंग एंट्री के नीचे भी 0 है, लीडिंग एंट्री के ऊपर भी 0, नीचे भी 0, लीडिंग एंट्री के ऊपर भी 0, और सारे लीडिंग एंट्रीज क्या है? 1 है। तो 2 प्रॉपर्टीज तो और हमें मिल गई ना कि सारे लीडिंग एंट्रीज मस्ट बी 1 एंड ऑल द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी 0। तो पहला वाला आ जाएगा रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, पहला वाला आ जाएगा रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। दूसरे में चलते हैं। ये 1 पहले का लीडिंग एंट्री बहुत बढ़िया, सेकंड का लीडिंग एंट्री राइट में है बहुत बढ़िया, थर्ड का लीडिंग एंट्री राइट में है इसके बहुत बढ़िया। आप ये नहीं कह सकते कि लीडिंग एंट्री यहीं पे क्यों नहीं है, बस उसके राइट में है ना, पहले वाले के राइट में, तो चलेगा। अब लीडिंग एंट्री के नीचे 0, लीडिंग एंट्री के नीचे भी 0, ऊपर भी 0, लीडिंग एंट्री के नीचे 0, ऊपर 0 नहीं हो रहा है, तो ये रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं होगा। अच्छा सॉरी, ये हमारा लीडिंग एंट्री थोड़ी है, लीडिंग एंट्री तो 1 है, इस 1 के ऊपर 0, ठीक है, इस 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये तीनों लीडिंग एंट्री है, और इन्हीं को पिवट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? पिवट, PIVOT। ये जो लीडिंग एंट्री हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं पिवट मस्ट बी 1, पिवट पोजीशन कहते हैं। तो इसमें देखो 3 रो है और 3 पिवट भी आ गए, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, और ये आ गया थर्ड, और ऊपर नीचे सब 0 और 1 1 1 है, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। थर्ड में आ जाओ, ये हो गया पहला लीडिंग एंट्री, इसके नीचे सब 0, दूसरा लीडिंग एंट्री 1, इसके नीचे ऊपर 0, थर्ड लीडिंग एंट्री यहाँ 1 मिला, इसको छोड़ के इस कॉलम में बाकी सब 0, तो ये भी क्या हो गया? रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में ही आ गया, रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में ही आ गया। डी, पहला का लीडिंग एंट्री 1, लेकिन दूसरे का लीडिंग एंट्री क्या है? 2 है, जो कि 1 नहीं है, और 2 वाले में इसको छोड़ के बाकी सब क्या है बताओ? 0 नहीं है, ऊपर में 1 आ गया ना। नेक्स्ट लीडिंग एंट्री कहाँ है? 3, नेक्स्ट लीडिंग एंट्री 4, तो इसको हम सिर्फ इक्विवेलेंट फॉर्म बोलेंगे, ओनली इक्विवेलेंट फॉर्म। डी इज नॉट रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, क्योंकि लीडिंग एंट्री 1 ही नहीं है। अब 2 के ए में आ जाओ, फर्स्ट का लीडिंग एंट्री 1, सेकंड का लीडिंग एंट्री 1, थर्ड में कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, चलेगा, क्योंकि हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई 0 रो है तो वो कहाँ होना चाहिए? सबसे नीचे होना चाहिए, मतलब कोई भी 0 रो के नीचे नॉन ज़ीरो रो नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं हो सकता है। अब हम लोग आते हैं बी पे, 1 0 0, इसका भी लीडिंग एंट्री 1 1 1। अब ध्यान दो जरा, इस 1 में इसको छोड़ के इस कॉलम में सभी 0 हैं, इस कॉलम में इसको छोड़ के ऊपर में देखो नॉन ज़ीरो नहीं है, मतलब नॉन ज़ीरो आ गया, इस 1 के ऊपर में 0 नहीं है ना, लेकिन ये 1 तो लीडिंग एंट्री है, तो फिर ये रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं हो पाए। बी को हम सिर्फ लिखेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म। सी में आ जाओ, ये 1 लीडिंग एंट्री, लेकिन ये तो पहले ही गलत हो गया, लीडिंग एंट्री के नीचे सब 0 नहीं है, ख़त्म, ये ना ही इक्विवेलेंट फॉर्म में है ना ही रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में है। क्लियर? इधर आ जाओ, पहले का लीडिंग एंट्री सेकंड कॉलम में, दूसरे का लीडिंग एंट्री थर्ड कॉलम में, तीसरे का लीडिंग एंट्री फिफ्थ कॉलम में, चलेगा, सही है, इसके नीचे सब 0 है, ठीक है। अब ये 1 है, लेकिन ये 2 है, ये 1 नहीं है, और इसके नीचे खाली 0 0 है, इसके ऊपर 0 नहीं हो रहा है, तो हम इसको सिर्फ किस कैटेगरी में डालेंगे बताओ? इक्विवेलेंट फॉर्म। रुक रुक के इसलिए बोल रहे ताकि आप लिख सको, दिस इज इक्विवेलेंट फॉर्म। तो ये हमारा डी इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया। सी हमारा क्या था? ये तो इक्विवेलेंट फॉर्म था ही नहीं। 2 का ए क्या था बताओ? रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म।
बाकी सबका तो मैंने बोला ही था। तो ये हो गया पहचानने का इक्लेन फॉर्म और रिड्यूस्ड इक्लेन फॉर्म। इक्लेन फॉर्म और रिड्यूस्ड इक्लेन फॉर्म कर लिया हमने। अब एक चीज जो नोट करने लायक है आपके लिए वो ये है कि नोट each matrix has a unique reduced इक्लेन फॉर्म। मतलब इक्लेन फॉर्म की खाली हम बात करें तो वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रिड्यूस्ड इक्लेन फॉर्म तो एक ही होगा। यानी हर मैट्रिक्स का एक यूनिक इक्लेन फॉर्म होता है, रिड्यूस्ड इक्लेन फॉर्म। ठीक है। पिवट पोजीशन मैंने आपको बताई था कि हर रो का फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री इज कॉल्ड पिवट ऑफ द रो। अब एग्जाम्पल 2 में बोला है, एग्जाम्पल 2 में इन्होंने कहा है कि रो रिड्यूस द मैट्रिक्स ए बिलो टू इक्लेन फॉर्म एंड लोकेट द कॉलम्स ऑफ ए। यानी सिर्फ हमें इक्लेन फॉर्म तक ले जाना है और फिर कॉलम को लोकेट करना है कि कौन सा पिवट कॉलम है और कौन सा नॉन पिवट कॉलम है, कौन सा पिवट कॉलम है और कौन सा नॉन पिवट कॉलम है। फिर रो रिडक्शन एल्गोरिदम, ये तो हमें आता ही है। सॉल्यूशन टू लीनियर सिस्टम पे हम लोग बढ़ेंगे, दो तरीके से सॉल्व करना। न्यूमेरिकल नोट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। तो एक काम करते हैं ना, एक सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस को ले लेते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं। उसी में हम लोग रिड्यूस कर देंगे इक्लेन फॉर्म और रिड्यूस्ड इक्लेन फॉर्म में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। पिवट पोजीशन, पिवट कॉलम, ये सब समझाते हुए और एक क्वेश्चन ही करवा देते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया भी था। एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया, x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू x1 प्लस 2x2 माइनस 8x3 इज इक्वल टू 8 माइनस 4x1 प्लस 5x2 प्लस 9x3 इज इक्वल टू माइनस 9। इसको हमें सॉल्व करना है। चलो, तो सबसे पहले इसका बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 1 0 माइनस 4 माइनस 2 2 5 1 माइनस 8 9 0 8 माइनस 9। ये बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए
अब हम लोग पिवट पोजीशन पहचानेंगे। तो पहला रो का पिवट पोजीशन ये है। अब इस पिवट से इसके नीचे सभी को क्या करना होगा, 0। तो ये तो 0 है ही। R3 में मैंने डाल दिया R3 + 4R1। तो देखना ज़रा, 1 0 0 -2 1 0 2 -8 8 और 5 और ये कितना हो गया, 4 -8, 5 - 8 इज़ -3, 9 + 4 इज़ 13, -9 और +4 0 इज़ -9। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ। ये पिवट था हमारा, अभी तो ये पिवट था P, नेक्स्ट टाइम में ये हो गया पिवट। अब इसके हेल्प से इसके नीचे सबको क्या बनाना है, 0। तो R3 goes to 2R3 + 3R2। तो दिस इज 1 0 0 -2 1 0 2 -8 8 -3। 2R3 का मतलब है -6 और +6 0। 2R3 का मतलब है 13 2 26 और -24 इज 2, 9 2 -18 और +24, -18 और 24 तो बच गया 6। तो देखना हमें पिवट पोजीशन मिल गया, ये है पिवट, ये है पिवट और ये है पिवट। तो ये तीनों भी हो गए हमारे पिवट कॉलम्स। और ये क्या हो गया बताओ, नॉन पिवट कॉलम। ये तीनों हो गए पिवट कॉलम और ये हो गया नॉन पिवट कॉलम। तो उस कॉलम को हम पिवट कॉलम कहते हैं जिसमें एक पिवट पोजीशन हमें मिलता है, और उसको कहते हैं नॉन पिवट कॉलम जिसमें हमें पिवट पोजीशन नहीं मिलता। और पता है ये कौन सा फॉर्म है, इट इज इक्विवेलेंट फॉर्म। रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, सिर्फ इक्विवेलेंट फॉर्म है। क्योंकि आप देखो हर पिवट के नीचे क्या है, 0, और लीडिंग एंट्री फर्स्ट के राइट में है, सेकंड लीडिंग एंट्री सेकंड के राइट में है, थर्ड लीडिंग एंट्री। तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया। और यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट फॉर्म एंड वी कैन सॉल्व हेयर ऑल्सो। फिर इसको आगे चल के रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में जाएंगे, वी कैन सॉल्व हेयर ऑल्सो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x1 - 2x2 + x3 = 0, 2x2 - 8x3 = 8, 2x3 = 6। तो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे बताओ, सॉरी अब मैट्रिक्स थोड़ी बनाना है। x3 की वैल्यू आ गई 3 यहाँ डालेंगे, 8 3 = 24, 24 और 8 32/2, x2 = 16, 16 डालेंगे तो 16 2 -32 और +3 -29, तो x1 = +29। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। लेकिन अब इसी स्टेप से आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसको लेते जाएंगे इक्विवेलेंट फॉर्म से भी आगे रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म तक, और उसको सॉल्व करके देखेंगे। अब रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में ले जाने के लिए इसके ऊपर भी 0 करना पड़ेगा, इसके भी ऊपर 0 करना पड़ेगा। तो देखो ज़रा, R1 goes to R1 + R2, R1 में डाल देंगे R1 + R2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 -2 + 2 0 2 0, 1 - 8 is -7 -8 2 0, सॉरी R1 + R2 तो 8 हो गया ना, और 8 6।
अब हम लोग R2 में बाद में तो डिवाइड कर देंगे, इसको 1 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। तो सबसे पहले एक काम कर ही लेते हैं, R2 को कर देते हैं R2 इंटू 1/2 और R3 को क्या कर देते हैं बताओ, R3 को भी R3 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस 7 8 0 1 माइनस 4 4 0 0 1 और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, बस थर्ड कॉलम में हमें 1 के ऊपर 0 करने की ज़रूरत है। तो देखो R1 में डाल देंगे R1 प्लस 7 R3, तो -7 + 7 मिलके 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ R2 में डाल देंगे R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3। इन सब में क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 0 इस 1 पे कोई अफेक्ट नहीं डालेगा, ये 0 इस 1 पे कोई चेंज नहीं करेगा, इसलिए मल्टीप्लाई हमें R3 और R2 में ही करना है ताकि ऊपर के दोनों 0 बन सकें। तो देखो R1 में 1 और 7 टाइम्स 0 1 ही रहेगा, 0 और 0 के बीच में कुछ भी करोगे 0 ही रहेगा। -7 + 7 क्या आ गया 0, और 8 और 7 3 = 21 हो गया 29। R2 में डालेंगे R2 + 4 R3, तो 0 1 ये भी हो गया 0, R2 + 4 R3, 4 3 = 12 और 4 16, ये हो गया 0 0 1 और 3। ये बन गया हमारा रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। ये कॉलम और ये कॉलम, ऑल दीज 3 आर pivot columns and the last column is what, non pivot column, non pivot column। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, तो बहुत ही आसान हो जाता है। रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि सिर्फ x1 आएगा, x2 और x3 तो आएगा नहीं, सीधा आ गया वैल्यू 29। यहाँ पर सिर्फ x2 आएगा, आ गया 16, और x3 आएगा सीधा 3। तो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो हमें लास्ट वाले कॉलम में दिखता है वही क्या हो जाता है बताओ, हमारा सॉल्यूशन। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त कहाँ तक ले जाते हो। अगर मेंशन किया हुआ है तब तो आपको उस फॉर्म तक ले ही जाना पड़ेगा, अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो ये आपकी मर्ज़ी कि आप कौन से मेथड से करना चाहते हो। ठीक है, अब है जनरल सॉल्यूशन लिखने की बात, फ्री वेरिएबल एंड जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री वेरिएबल एंड जनरल सॉल्यूशन। फ्री वेरिएबल एंड जनरल सॉल्यूशन। सपोज करो एग्जाम्पल 4 में हमें दिया हुआ है, ये रहा आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 4, 1 0 0। ये ऑलरेडी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करके दे दिया है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करना हमें आता है, इसलिए अब आगे चल के ना ज़्यादातर क्वेश्चंस में वो रिड्यूस करने को नहीं देंगे। उन्हें पता है कि बच्चों को आ चुका है, तो लास्ट स्टेप के बाद हर क्वेश्चन में क्या क्या यूएसपी है, यूनिक पॉइंट है, उन सबको हमें याद रखना है। तो देखो एग्जाम्पल 4 में हमें दे रखा है 1 0 0 6 0 0 2 2 0 -5 -8 0 -2 -1 1 -4 3 7। ये ऑलरेडी एक दिया हुआ है। इसमें बता सकते हो पिवट पोजीशन कौन कौन सा है। ये है पिवट कॉलम, नेक्स्ट है ये है पिवट कॉलम, इसके बाद नेक्स्ट है ये है पिवट कॉलम, और इनमें से पिवट पोजीशन है 1
2 3। अगर वेरिएबल होगा तो x1 x2 x3 x4 x5 और लास्ट में क्या होता है, सॉल्यूशन b। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इक्वेशन बताना, x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 माइनस 5x4 माइनस 2x5 इज इक्वल टू -4। फिर ये दोनों तो ज़ीरो हो गए, 2x3 माइनस 8x4 माइनस x5 इज इक्वल टू 3। फिर सब ज़ीरो हो गए, x5 इज इक्वल टू 7। अब ज़रा देखना, लेकिन मैंने क्या कहा था कि आपको डायगनली लिखना है, तो जो नहीं है उसको लिखोगे। x2 के बाद यहाँ पर 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 और प्लस x5 इज इक्वल टू 7। तो बताओ सबसे पहले हमारे x5 की वैल्यू आ गई ना 7, x4 और x3 आया नहीं आया, लेकिन x4 यहाँ से भी नहीं आ रहा है। x5 की वैल्यू अगर 7 डाल भी देते हो तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाता है, सेकेंड इक्वेशन बिकम्स 2x3 माइनस 8x4 माइनस 7 उधर जाएगा तो बन गया 10। अब देखो दो अननोन है और इक्वेशन एक ही है, तो कोई एक तो हमें चाहिए। तो लेट अगर हम x4 को फ्री कर दें, फ्री मतलब कुछ भी मान लें, देन x3 क्या आ जाएगा बताना, 10 प्लस 8x4 बाई 2 यानी कि 5 प्लस 4x4। 5 प्लस 4x4 ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ, x3 की आ गई। अब इन सब को पुट कर देते हैं, पुटिंग x3 x4 x5 in 1 इक्वेशन 1, दिस वाज 1 दिस वाज 2 दिस इज थर्ड। तो याद रखना x5 की वैल्यू आई हुई है, x4 को हमने फ्री माना है और x3 की वैल्यू आ गई है। सबको पुट करते हैं तो x1 प्लस 6x2 ट्वाइस x3 की जगह पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 4x4 माइनस 5, x4 को x4 ही रखना है, माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू -4। तो x1 प्लस 6x2 प्लस 10 प्लस 8x4 माइनस 5x4 और 14 है उधर गया तो 14 माइनस 4 इज 10। x1 प्लस 6x2 प्लस, अच्छा 10 10 कैंसिल हो गया, 8 माइनस 5x4 इज 3x4 इज इक्वल टू 0। अब x4 तो फ्री है ही, अब x1 और x2 निकालने की बारी आ रही है। लेकिन फिर एक इक्वेशन से हम दो वेरिएबल नहीं निकाल सकते, तो किसी एक को क्या लेना पड़ेगा बताओ, फ्री। तो लेट x2 बी फ्री, देन x1 क्या आ जाएगा बताओ, -6x2 माइनस 3x4। तो x1 will be represented in the form of x2 and x4. So its general solution is x1 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, -6x2 माइनस 3x4, x2 is equal to x2, x3 is equal to 4x4 plus 5, x4 is equal to x4 और x5 is equal to 7. This is the general solution. ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। आगे चलकर जब वेक्टर पढ़ेंगे तो इसी चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे वेक्टर में, अभी वेक्टर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, चलो अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
अभी सिर्फ जनरल सोल्यूशन देखो। और एक चीज़ ज़रा हम आपको नोटिस करवाना चाहेंगे कि यहाँ पर फ्री कौन कौन सा हुआ था, x2 इज़ फ्री, x4 इज़ फ्री। कितने फ्री आए थे, 2। और कौन कौन से, x2 और x4। अब जरा आपने रिड्यूस्ड ट्रिक्लिन फॉर्म पे चलो, तो x2 और x4 क्या हो गए बताओ, फ्री। फ्री क्योंकि ये पिवट पोजीशन नहीं थे। तो नॉन पिवट कॉलम वाले वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं बताओ, फ्री। और पिवट वाले जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं डिपेंडेंट उनके ऊपर। तो फ्री वेरिएबल्स के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन पिवट कॉलम्स। ये एक रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ सीखा है, तो इसको आप लिख लो कहीं पे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन पिवट कॉलम्स। नॉन पिवट कॉलम्स, तो जितने नॉन पिवट कॉलम्स होंगे उतने ही क्या आएंगे बताओ, हमारे फ्री वेरिएबल्स भी आएंगे। और वही पोजीशन वाले वेरिएबल्स भी आएंगे। जैसे सेकंड और फोर्थ कॉलम था, तो x2 और x4 ही क्या आएंगे बताओ, फ्री आएंगे। और सॉल्यूशन सेट्स तो हमने कर लिया। एग्जाम्पल 5 तो अब आप खुद भी कर सकते हो। जनरल सॉल्यूशन में यही कौन सा फ्री होगा, कौन सा क्या होगा, इस तरीके से हम लोग करके निकालते हैं। और फ्री वाले को ना कभी भी यूनिक नहीं कहा जाता है, इट इज नॉट यूनिक, क्योंकि फ्री का मतलब ये कि x2 और x4 आप बिल्कुल फ्री हो कोई भी वैल्यू एज्यूम करने के लिए, तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन तो कभी होगा ही नहीं। मतलब हर वो सॉल्यूशन जिसमें एक भी वेरिएबल अगर फ्री हो गया तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना 1.3 सेक्शन। अच्छा, 1.3 इसमें शुरू करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें स्केलर मल्टीपल वगैरह ये सब बताना है। तो इस वीडियो में तो इतना ही एनफ है। तो 1.3 और इसको लेकर के हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।